नमस्कार दोस्तों। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाए थे एग्ज़ाम नज़दीक है तो मैंने कहा था आपको कि मेरे पास कुछ कलेक्शन था और उसी को स्पीडली मैंने कहा कि फटाफट हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए। तो कुछ क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, कुछ और मेरे पास कलेक्शन था तो मैंने कहा चलो आज बैठ जाऊँ आपको कराने के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूँ, लास्ट मैंने एक राजभाषा का कल किया वीडियो बनाया था जिसमें एक क्वेश्चन 80 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे कि सर इसमें आंसर अलग है, तो मैंने पढ़ा इसमें रेल कर्मियों की काव्य क्षेत्र में साहित्यिक प्रतिभा एवं अभिरुचि को बढ़ावा देने हेतु दिए जाने वाले मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार के द्वितीय पुरस्कार की राशि कितनी है। तो इसमें जो आंसर मैंने आपको बताया था 20,000 बताया था, जबकि एक्चुअली 20,000 प्रथम पुरस्कार है, द्वितीय पुरस्कार जो है इसमें 10,000 रुपये। तो कृपया आपसे निवेदन है कि आप अपना करेक्शन कर लीजिए और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा कि कभी भी इस तरह का जब हम वीडियो बनाते हैं तो एक आध क्वेश्चन में संभावना रहती है कि शायद कुछ गलती से कुछ गलत रह जाए, तो प्लीज कमेंट्स कर दीजिए। जिन्होंने कमेंट्स करके बताया उनको धन्यवाद। तो हम आगे इसका हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। सीधे से मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है, पहला क्वेश्चन इसमें रहेगा, कैन ए रेलवे सर्वेंट प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन कैन एक्ट एज ए डिफेंस हेल्पर। मतलब कोई भी कर्मचारी है, रेल कर्मचारी है, वो डिफेंस अगर सस्पेंशन में है तो क्या डीसी डिफेंस हेल्पर या डीएच या डीसी डिफेंस काउंसलर में काम कर सकता है क्या। इसमें मैं रेलवे बोर्ड की एक पॉलिसी बता देता हूँ, मास्टर सर्कुलर है, जिसमें कहा गया है एक्टिंग ऑफ रेलवे सर्वेंट प्लेस अंडर सस्पेंशन एज ए डिफेंस हेल्पर इन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स। इसमें कहा गया है कि देर इज नो बार टू ए रेलवे सर्वेंट प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन एक्टिंग एज ए डिफेंस हेल्पर। रेलवे बोर्ड का लेटर है 11/11/74 का। तो आपको मैंने बता दिया, तो अभी कोई इश्यू आता है तो आप उसको जवाब दे सकते हैं कि वे आदमी काम कर सकता है डिफेंस हेल्पर में। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा इसमें, ग्रुप सी और ग्रुप डी एम्प्लॉइज अंडर सस्पेंशन में बी गिवन 1 पास। कि जो कर्मचारी ग्रुप सी और ग्रुप डी है वो अगर सस्पेंशन में है तो उनको कितने पास मिलेंगे। ये क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, कितने पास मिलेंगे ग्रुप सी को, ऑफिसर है तो कितने मिलेंगे, पीटीओ कितने मिलेंगे। मेरे पास काफी मैसेज भी आए इस तरह के में कि क्या है, तो मैं सोचा हूँ कि सीधा मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको बता दूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये हमारा पास मैनुअल है, उसका पैरा मैंने निकाला है, स्पेशल पास जो हमको मिलते हैं। तो एक तो मैं पहले बता दूं कि पास मैनुअल के अंदर काफी सारी पढ़ी बातें अपने पढ़ी है, लेकिन स्पेशल पासेस अलग अलग कंडीशन में रिलीज होते हैं, कई मिलते हैं आपको। वो सारा चैप्टर एक बार देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में उसमें आने की बहुत संभावना होती है। अभी हमारा क्वेश्चन चूंकि सस्पेंशन का है तो मैं बता दूं, रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन का हेड है। तो सबसे पहले ग्रुप ए और ग्रुप बी की बात की तो इसमें कहा गया है 3 सेट प्रोवाइडेड दैट, मतलब 3 पे सेट मिलेंगे आपको पास ड्यूरिंग सस्पेंशन में। लेकिन इसमें कहानी जोड़ी है इसमें कि प्रोवाइडेड दैट इफ in the past account of the officer for the year more than half the number due to him has been availed of, no further pass shall be given। इसमें कहा गया है कि कोई भी अधिकारी है उसको 3 सेट मिलेंगे, लेकिन अगर वो आधे ले चुका है तो आधे कितने होते हैं, तो कोई भी सरकार जो गजेटेड कर्मचारी ऑफिसर होता है, ग्रुप ए हो चाहे ग्रुप बी, दोनों को 6 सेट मिलते हैं एक साल में। एक साल कहाँ से पकड़ते हैं, इसमें क्या कंफ्यूजन है तो बता दूं, हमारा पास के पर्पस में कैलेंडर ईयर होता है, यानी 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर को हम कैलेंडर ईयर पकड़ते हैं, उसी आधार पर पास इशू करते हैं। तो एक कैलेंडर ईयर में गजेटेड ऑफिसर जो है ग्रुप ए ग्रुप बी, उसको टोटल 6 पास मिलते हैं, और 6 पास में से अगर ऑफिसर ऑलरेडी 3 ले चुका है तो अब उसको पास नहीं मिलेगा। पीटीओ में कहा गया है नॉट मोर देन 2 सेट पर ईयर, अदर स्टिपुलेशन सिमिलर टू दोज फॉर पासेस शैल आल्सो अप्लाई। मतलब पीटीओ जो है वो 2 मिलेंगे, लेकिन बाकी कंडीशन पास की जोड़ी है, यानी कि सेम। गजेटेड ऑफिसर को पीटीओ कितने मिलते हैं, ये पहला क्वेश्चन है तो बता दूं। और पीटीओ के मामले में गजेटेड ऑफिसर हो चाहे नॉन गजेटेड हो, सबको 4 पीटीओ मिलते हैं एक साल में। और इसमें कहा गया है कि 4 में से अगर 2 अवेल कर दिए हैं तो बाकी 2, अब उसके बाद कोई भी पीटीओ ड्यूरिंग सस्पेंशन आपको नहीं मिलेगा। और जैसे ही सस्पेंशन आपको क्लियर होता है तो ये जितने पास लिए वो आपके अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। ग्रुप सी और डी के मामले में बताया है कि ग्रुप सी और डी के मामले में नॉट मोर देन 1 सेट ऑफ पास। इसमें भी वही कंडीशन बताई है कि आपको एक सेट पास मिलेगा ड्यूरिंग सस्पेंशन, लेकिन आपके अकाउंट में अगर एक ही पास बचा हुआ है, प्रोवाइड दैट इफ इन द पास अकाउंट ऑफ रेलवे सर्वेंट फॉर द ईयर ओनली 1 सेट ऑफ पास रिमेन हिज क्रेडिट, नो पास कैन बी इश्यूड। यानी अगर आपके अकाउंट में एक ही है ग्रुप सी, एक ही बचा है, यानी 2 ऑलरेडी ले चुके हैं उस साल के, तो अब आपको पास नहीं मिलेगा। पीटीओ में कहा गया है सेम गजेटेड की तरह नॉट मोर देन 2 सेट पर ईयर,
यानी कि 2 सेट मिलेंगे आपको ड्यूरिंग सस्पेंशन में, लेकिन अगर आप 2 सेट ले चुके हैं तो आपको कोई भी पीटीओ अब नहीं मिलेगा। ये कंडीशन काफ़ी लोगों ने मुझे पूछी, तो मैं सारी पिक्चर इसमें क्लियर कर दी है, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कितने मिलेंगे। 85 क्वेश्चन है, हाउ मेनी केसेस आर डीलिंग रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय एज ए डिफेंस असिस्टेंट एट अ टाइम। इसमें बता दूं कई लोगों को डाउट है, एक बार फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। डिफेंस हेल्पर की कंडीशन ऑब्जेक्टिव पीछे आती है, तो कोई भी सर्विंग, ये रिटायर एम्प्लॉय का क्वेश्चन है, तो मैं रिटायर का पहले बता दूं कि रिटायर एम्प्लॉय जो है 7 केसेस में डीसी या डीएच में काम कर सकता है। सर्विंग एम्प्लॉय है वो मैक्सिमम 3 केस में काम कर सकता है, और कोई यूनियन का बेरर है जो 1 साल तक यूनियन में काम कर चुका है, तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। ये 3 चीजें मैं दोबारा रिपीट किए, अच्छा समझ लीजिए। सर्विंग जो है उसके लिए 3, रिटायर के लिए 7, और यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव है तो कोई लिमिट नहीं। 3 चीज याद कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। सेम क्वेश्चन अगला 86 में यही पूछा गया है, जो मैं बता चुका हूँ आपको कि सर्विंग एम्प्लॉय के लिए 3 केसेस हैं। 86 है, विच ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी यूज फॉर इशूइंग द ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो इशू होते हैं SF1 SF2 जितने भी होते हैं, मैं अपना डीआर की जो मेरा लेक्चर था उसमें पूरा बता चुका हूँ, आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि कोई भी SF पूछा जा सकता है। एपीयू का एग्जाम है ये आपका। तो इस क्वेश्चन का आंसर डीम्ड सस्पेंशन SF2 है। रिटायरमेंट, अगला क्वेश्चन है, रिटायरमेंट एज बिकम 60 ईयर्स विद फ्रॉम। बता दूं कई लोग जो जिनको आइडिया नहीं हो, जो बाद में आए रेलवे में, कि रिटायरमेंट एज अप्रैल 98 तक जो थी 58 ईयर्स थी अब पहले, और 13/5/98 से रिटायरमेंट एज बढ़ा के 60 ईयर्स कर दिया। यानी कि अप्रैल 98 तक लोग रिटायर हुए थे, सुपरएनुशन हुए थे, और 98 मई से सुपरएनुशन होना बंद हो गए क्योंकि एज बढ़ गई। उसके बाद ठीक 2 साल बाद, क्योंकि तब तक 58 में रिटायर होते थे, और मई 98 में मेरे हिसाब से कोई रिटायर सुपर नहीं हुआ होगा, वॉलंटरी हो तो अलग बात है। तो जो स्कीम स्टार्ट हुई थी 60 ईयर्स की, वो लागू हुई थी 13/5/98 से। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है, द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस। तो एनपीएस में बता दूं आपका जो 10% ऑफ पे बेसिक पे प्लस दिए जुड़ता है। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो होता है 14% होता है, 14% होता है। 91, व्हाट विल बी द कलर ऑफ सेकंड ए पास। तो ये बता दूं सेकंड ए पास का जो कलर होता है येलो कलर होता है। सारे पास के कलर आप याद रख लीजिए। फर्स्ट क्लास पास जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, फर्स्ट ए व्हाइट कलर का होता है, सेकंड क्लास पिंक कलर का होता है। Widow complimentary passes may be issued to widow whose husband was a railway employee and missing। तो ये पूछा गया कि क्या कोई लेडी है और उसका हस्बैंड मिसिंग है, तो उस केस में क्या करना है। तो उस केस के लिए मैं रूल निकाला था 98 का, मैं बता दूं विडो पास के लिए हमारे पास सर्कुलर है, इसमें बता दूं विडो पास स्कीम 91। विडो पास का सर्कुलर में मिल नहीं रहा। विडो पास की जो है उसके लिए पॉलिसी रेलवे बोर्ड ने निकाली है, जिसमें 21/5/98 का सर्कुलर है, जिसमें कहा गया था कि जो अगर कोई हस्बैंड किसी का मिसिंग है तो सेटलमेंट ड्यूज जिस तारीख को दिए जाएंगे उसी तारीख से ही उसको विडो पास स्कीम के तहत जो है पास मिलेगा। अगला क्वेश्चन 94 है अपना, इसमें विच ऑफ द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड एग्जामिनेशन फीस व्हाइल सबमिटिंग एप्लीकेशन टू रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। यानी कि आरआरबी में जो फ्रेश कैंडिडेट जो होते हैं उनके लिए इसका फीस है, तो वो फीस जो है कुछ लोगों पर लागू नहीं होती है। तो वो बता दूं मैं आपको, पीडब्ल्यूडी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, और ट्रांसजेंडर अभी अलाउ कर दिए हैं, पहले अलाउ नहीं थे बता दूं, तो ये अभी इस पे अलाउ हो गए ट्रांसजेंडर भी रेलवे में। एक्स सर्विसमैन, SC ST, माइनॉरिटी कम्युनिटीज एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग होंगे उसके ऊपर आरआरबी की फीस लागू नहीं होती है। तो ये जो इसमें क्वेश्चन नन ऑफ दिस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करेंसी ऑफ आरआरसी पैनल सप्लाइड बाय आरआरसी। तो आरआरसी पैनल की जो करेंसी होती है वो होती है 1 ईयर, और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 1 साल के लिए। 97 जो है अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स इंडेंट फॉर वेरियस ग्रुप सी पोस्ट आर प्लेस्ड विद रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो जो इंडेंट प्लेस करने का जो था नियम, पुराना जो नियम था, 2 साल में 2 बार होता था प्लेस, उसी का सवाल है ये। अगला क्वेश्चन है, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट ऑन कंपटीशन ग्राउंड इन ग्रुप सी पोस्ट सुटेबिलिटी टेस्ट शुड बी जज बाय सीनियर स्किल ऑफिसर कंसीडर। जो हम करते हैं सीजीए में, तो ये बता चुका हूँ, सीजीए में सीनियर स्किल ऑफिसर की कमेटी होती है और 3 मेंबर्स में होते हैं। अगला क्वेश्चन, हु इज द कंपनी अथॉरिटी टू गिव कंपटीशन अपॉइंटमेंट इन क्लरिकल कैटेगरी। तो कंपटीशन अपॉइंटमेंट में बता दूं क्लरिकल कैटेगरी जीएम के पास पावर है,
और सिर्फ प्रायोरिटी नंबर 1 जो केसेस हैं जिसमें ऑन ड्यूटी डेथ हो जाती है, क्रिटिकल हो जाते हैं, उस केस में डीआरएम या सीडब्ल्यूएम को पावर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इन सिलेक्शन पोस्ट इफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ staff of reserve committee against reserve post is not available even by the applying relaxed standard of examination, the best among failure candidate who secure only 20%। इसमें आएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेस्ट among फेलियर आने के लिए मिनिमम कितने परसेंट मार्क्स होना चाहिए, तो उसके लिए 20% मार्क्स से under 20% of marks under each of the item of judging the suitability of the candidate will be promoted on ad hoc basis। तो जो बेस्ट अमंग फेलियर्स में जो आते हैं उनको 6 महीने के लिए एड हॉक बेसिस पे प्रमोशन दिया जाता है और इन सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है, और 6 महीने बाद उसकी सुटेबिलिटी दोबारा एग्जामिन की जाती है, और अगर दोबारा में क्वालिफाई कर जाता है तो उसको हम रेगुलर कर देते हैं। बेस्ट अमंग फेलियर के बारे में रिसेंटली सर्कुलर आया, इलेक्शन एक आध साल में आया हुआ है, जो एलडीसी जो एग्जाम होते हैं, एलडीसी कोई भी एलडीसी में बेस्ट अमंग फेलियर का प्रोविजन नहीं है। तो एलडीसी के अलावा जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर ही बेस्ट अमंग फेलियर होगा, ये मैं बता दूं, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। पैनल वंस अप्रूव में बी कैंसिल्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ। एक बार कोई पैनल है वो अप्रूव हो गया है, उसको अगर कैंसिल करना है तो पैनल अप्रूविंग अथॉरिटी डिवीजन में डीआरएम या एडीआरएम होते हैं, एसएजी ग्रेड ऑफिसर होते हैं। पैनल अप्रूव, अगर प्रोडक्शन यूनिट है तो वहाँ पे सीडब्ल्यू होते हैं, तो एसएजी ग्रेड ऑफिसर जो भी है, अगर एडीआरएम ने अप्रूव किया है तो फिर नेक्स्ट आया अथॉरिटी जो होगी वो, उसमें भी डाउट है कि एडीआरएम करेंगे हेडक्वार्टर जाएगा, तो उसमें वेस्टर्न रेलवे की पॉलिसी में पड़ी है जिसमें डीआरएम को कहा गया कि एडीआरएम ने अगर पैनल अप्रूव किया तो डीआरएम कर सकते हैं उसको, जो है कैंसिल या मॉडिफिकेशन जो भी है उसमें। अगला क्वेश्चन, इन केस ऑफ सिलेक्शन एंटीसिपेटरी वैकेंसी जो लेनी है सिलेक्शन में, देखिए एंटीसिपेटरी वैकेंसी भी आप समझ लीजिए, सिलेक्शन में 15 महीने की लेनी है एंटीसिपेटरी, एक्स कैडर में 2 साल की लेनी है, और नॉन सिलेक्शन टेट टेस्ट में अभी नया रूल आ गया, पहले टेट टेस्ट में 4 महीने और 6 महीने था नॉन सिलेक्शन में, अभी उसमें नॉन सिलेक्शन इंक्लूडिंग टेट टेस्ट में 1 साल का एंटीसिपेटरी वैकेंसी लेनी है आपको। अगले मेरे दोनों क्वेश्चन वही है, नॉन सिलेक्शन पोस्ट आर फिल्ड बाय प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी। जो नॉन सिलेक्शन पोस्ट होती है वो 1:1 के बेसिस में बुलाया जाता है, और सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी, यानी जो सीनियर मोस्ट होगा वो अगर सुटेबल भी होगा तो उसको लिया जाएगा। सुटेबिलिटी का मतलब सीआर, मान लीजिए हमारे लेवल 6 का सिलेक्शन होना है, तो लेवल 6 में बेंचमार्क 8 नंबर है, तो अगर मान लीजिए सीनियर का बेंचमार्क 8 नंबर नहीं होगा तब वो अनसुटेबल होगा, तब नेक्स्ट का नंबर आएगा, अगर वो सुटेबल है तो वो सीनियर भी है, सुटेबल भी है, तो उसको प्रमोशन दिया जाएगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टाफ टू बी कॉल्ड फॉर अपीयरिंग सुटेबिलिटी टेस्ट। मैं बता चुका हूँ कि सुटेबिलिटी टेस्ट में अपीयर होने के लिए कितने कितने लोगों को बुलाया जाएगा, तो 1:1 बुलाया जाता है नॉन सिलेक्शन पोस्ट के लिए। अगला क्वेश्चन है, इन टेट टेस्ट एंटीसिपेटरी वैकेंसी विल बी टेकन इनटू अकाउंट। टेट टेस्ट में बता चुका हूँ, सुटेबिलिटी टेस्ट जो हमारे अगला 116 117 है, दोनों के अंदर अभी नया रूल आ गया, पहले टेट टेस्ट में 4 महीने और सुटेबिलिटी 6 महीना था, अभी दोनों में 1 साल कर दिया, 12 महीना, और नेक्स्ट सुटेबिलिटी भी अब आपको 1 साल बाद ही करनी है। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, एंटीसिपेटरी वैकेंसी कितनी लेनी है, ये एक हो गई क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में घुमा के पूछते हैं कि अब नेक्स्ट सिलेक्शन पहले 6 महीने बाद था, अब उसमें भी रूल चेंज हो गया, अभी 1 साल के बाद ही नेक्स्ट सुटेबिलिटी करनी है, लेकिन हाँ कंडीशन भी डाल दी कि अगर आपका पैनल एग्जॉस्ट हो गया है तो आप नेक्स्ट कर सकते हैं, 1 साल की जरूरत नहीं। हाउ मेनी ऑफिसर रिक्वायर्ड टू होल्डिंग ए डिपार्टमेंटल सुटेबिलिटी टेस्ट, ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले पूछा हुआ है, जिसमें आंसर है कि सुटेबिलिटी टेस्ट जो होता है इमीडिएट उसका जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है वो अप्रूव कर सकता है, तो एक ही होता है सिंगल। लेकिन हाँ कुछ सुटेबिलिटी टेस्ट ऐसे होते हैं, जैसे मैंने देखा है कुछ ग्रेड 1 होते हैं आर्टिजन में और कई एमसीए वगैरह में, वो भी सुटेबिलिटी होती है, लेकिन वहाँ 3 ऑफिसर की कमेटी होती है। 119 क्वेश्चन नंबर है, हाउ सीनियरिटी ऑफ सरप्लस स्टाफ विल बी डिटरमाइंड ऑन रीडेवलपमेंट इन केस ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ स्टाफ। अगर सीनियर कुछ लोग हैं किसी भी यूनिट में, एक दो लोग, दो चार लोग जो हैं, अगर वो सरप्लस हो गए हैं तो सीनियरिटी कैसे फिक्स करनी जाएगी, तो उसमें बता दूं, सीनियरिटी के मामले में जो सरप्लस कैंडिडेट को नुकसान होता है वो नए यूनिट में जाते हैं तो बॉटम सीनियरिटी में ही जाते हैं। मेडिकल डिक्लेयर्स का भी क्वेश्चन इसमें डाला नहीं है, लेकिन मेडिकल डिक्लेयर स्टाफ जो होते हैं वो अगर नए यूनिट में ऑब्जर्व होते हैं तो उनको पूरी सीनियरिटी मिलती है, फुल सीनियरिटी भी, जिस ग्रेड में काम कर रहे हैं तो एंट्री इनटू ग्रेड उनको मेडिकल डिक्लेयर्स को फुल सीनियरिटी मिलती है, लेकिन सरप्लस को दे विल ऑब्जर्व ऑन बॉटम सीनियरिटी, मतलब उस ग्रेड में, जिस ग्रेड में भी, एक तो पहले तो बता दूं आपको कि उनको इंटरमीडिएट ग्रेड में ऑब्जर्व नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई आदमी इंटरमीडिएट ग्रेड में है तो वो इंटरमीडिएट ग्रेड में नहीं जाएगा, बॉटम जो भी रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा जिसमें भी है वो उसमें जाएगा वो, और वहां पे वो जूनियर मोस्ट में जाएगा।
What is the time limit prescribed for completing the process of redevelopment of surplus staff in case of grade having direct recruitment quota? तो मैं बता दूं आपको, सरप्लस स्टाफ की एक पॉलिसी हमारी बनी थी 2000, ये बता दूं आपको, ये हमारी सरप्लस स्टाफ की पूरी एक पॉलिसी है हमारी, सन 2000 में निकली थी ये। तो ये हमारी 2006 आरबी नंबर 2006/2000 है। इसमें पूरी पॉलिसी क्या क्या करना है, तो इसमें बताया हुआ है कि सरप्लस स्टाफ जो है, रीडेवलपमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ वर्किंग इन ग्रेड हैविंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा। इसमें बताया हुआ है, ये आर्टिकल मैंने मारा हुआ है, द एंटायर प्रोसेस ऑफ रीडेवलपमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ वर्किंग अगेंस्ट पोस्ट हैविंग एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा शुड बी फाइनलाइज्ड विद इन 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ एन इनकमेंट इज डिक्लेयर। जो कर्मचारी है उसको अगर डिक्लेयर कर दिया है और उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा है, तो फिर आपको उसको 4 महीने में उसको आपको रीडेवलप करने की प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर देना चाहिए। और इसके साथ दूसरा क्वेश्चन होता है कि रीडेवलपमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ वर्किंग इन इंटरमीडिएट ग्रेड। इंटरमीडिएट ग्रेड वो ग्रेड होते हैं जहां पर डीआर कोटा नहीं होता है, तो इंटर ग्रेड उसको होते हैं। तो वहां अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है और उसमें सरप्लस हो गया तो उसके लिए 6 महीना है। द प्रोसेस ऑफ रीडेवलपमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ वर्किंग अगेंस्ट इंटरमीडिएट ग्रेड पोस्ट शुड बी फाइनलाइज्ड प्रीफरली विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकमेंट इज डिक्लेयर। तो कोई कर्मचारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में है तो उसको लिए 4 महीने और इंटरमीडिएट ग्रेड में 6 महीने में। ये हमारा एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूं, लेटर भी सर्कुलर निकाल के। तो 120 और 121 जो है वो यही क्वेश्चन बताया वो दोनों कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा का है तो 4 महीने, और अगर इंटरमीडिएट ग्रेड है तो 6 महीना। हमारा दो क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। डैश पर्सन ऑफ पोस्ट आर रिक्वायर्ड टू बी रिजर्व फॉर फिजिकल हैंडीकेप कोटा। अभी तो अब तक मालूम चल गया काफी तैयार हुई कि हैंडीकेप कोटा में जो परसेंटेज रिजर्वेशन है हमारा, सरकारी जितने भी नौकरियां हैं उसमें 4% सीटें जो है, पहले 3% हुआ करती थी और अभी 4% हो गया है। इंक्वायरी ऑफिसर के लिए कौन सा एसएफ इश्यू होता है, फॉर्म इश्यू होता है? तो SF7 इज यूज फॉर अपॉइंटिंग ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर इन मेजर पेनल्टी चार्जशीट। तो एसएफ इंक्वायरी ऑफिसर इश्यू करना है तो SF7 है। प्रेजेंटिंग ऑफिसर है तो उसके लिए SF8 इश्यू होगा। कंपल्सनरी अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ मिसिंग रेलवे एम्प्लॉय कैन बी प्रोसेस्ड। मैंने आपको बता दिया मिसिंग के केस में कंपल्सनरी अपॉइंटमेंट इनिशिएट करना है प्रोसेस तो 2 साल के बाद होगा। और साथ में कंडीशन है कि कर्मचारी 2 साल से पहले, अगर 2 साल के अंदर रिटायरमेंट हो तो आपको नहीं मिलेगा। दो कंडीशन में पहले बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर दिया मैंने। जॉइनिंग टाइम एडमिसिबल इन केस ऑफ टेम्परेरी ट्रांसफर नॉट एक्सीडिंग 180 डेज। तो 180 डेज के अंदर आपको जॉइनिंग टाइम नहीं मिलता है कोई भी, ठीक है ना, सीटीजी मिलेगा आपको। चेयरमैन ऑफ एसबीएफ कमेटी एट जोनल लेवल। एसबीएफ कमेटी के चेयरमैन हैं हमारे, वो कौन होते हैं उसके लिए मैं जरा आपको दिखा दूं। उसमें 187, ये हमारा मास्टर सर्कुलर है, उसमें बताया है ये हमारा कि जो कमेटी होती है वो करती है और रेलवे एंड प्रिसाइड्स ओवर बाय द चीफ पर्सनल ऑफिसर। तो जो इसके चेयरमैन होते हैं, जो प्रिसाइड ओवर होते हैं, वो हेडक्वार्टर में जो उसको CSB बोलते हैं, सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी। उसमें कौन कौन होता है वो भी बता दूं आपके, कोई क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं तो चीफ पर्सनल ऑफिसर होते हैं, CMD होते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, एडिशनल चीफ इंजीनियर होते हैं, वेलफेयर इंस्पेक्टर होते हैं जो नॉमिनेट करते हैं, और दोनों 6 मेंबर फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनियन टू बी इक्वली डिवाइडेड। मतलब 3-3 होगा आपका, 6 मेंबर होंगे तो इसका मतलब 6 नहीं है, कंफ्यूज ना हो जाए। 6 मेंबर फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनियंस टू बी इक्वली डिवाइडेड अमंग्स द रिकॉग्नाइज्ड यूनियन। मतलब 6-6 आपकी, 3-3 आपके हो जाएंगे दोनों रिकॉग्नाइज के। एंड वन रिप्रेजेंटेटिव ईच फॉर SC/ST एसोसिएशन शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी के, मतलब एक एक जो होंगे, एक SC का होगा, एक ST का होगा और एक आपका OBC का हो गया। अगला इसमें अगला है हमारा DRM में, अ, जो डिविजनल स्टाफ बेनिफिट फंड है, उसके चेयरमैन जो होते हैं वो पर्सनल ऑफिसर होंगे, या तो DPO, अगर DPO है तो DPO होंगे, अगर सीनियर DPO उस डिवीजन में है तो सीनियर DPO उसके जो चेयरमैन हो जाएंगे। और एक और ऑफिसर होंगे जो डीआर नॉमिनेट करेंगे, टू रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच यूनियन। तो इसमें ईच कर दिया है, पहले में 6 था टोटल, तो 6 का आधा 3 है, तो हेडक्वार्टर में जो होगा उसमें 3 मेंबर होंगे यूनियन के, दोनों यूनियन के 3-3। डिवीजन में 2-2 हो जाएंगे। एक वेलफेयर इंस्पेक्टर होगा जो सेक्रेटरी का काम करेगा, और वन रिप्रेजेंटेटिव ईच फॉर SST एसोसिएशन और OBC। तो मैं माफी चाहता हूँ, पहले शायद मैं एक एक SC बोला या ST बोला, कि इसमें SC/ST एसोसिएशन का एक होगा और OBC का एक होगा। ऊपर भी मैं बता दूं आपको, यहाँ पे भी ऐसे लिखा सेम, SC/ST एसोसिएशन से एक और OBC से एक, मतलब एक एक दो यहाँ से हो जाएंगे आपके। ये हमारा SC/ST एसोसिएशन वाला हो गया।
अगला क्वेश्चन है, एज पर 6 CPC या 7 PC मिनिमम रेगुलर सर्विस इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांट ऑफ इंक्रीमेंट। तो ये मैं बता दूं आपको कि फिफ्थ पे कमीशन तक तो 12 महीने की सर्विस होनी चाहिए, 365 दिन होना चाहिए, तब आपको इनकम मिलता था। अभी 6 PC और ऑनवर्ड 7 PC में भी ये रूल है कि मिनिमम 6 महीने की सर्विस आपका होनी चाहिए, क्वालिफाई सर्विस। यानी साल में अगर लोग इसको उल्टा कैलकुलेशन लगाते हैं कि 6 महीने एब्सेंट है तो उसको इंक्रीमेंट नहीं देते हैं, बल्कि गलत प्रैक्टिस है। इंक्रीमेंट के लिए 6 महीना एब्सेंट होना नहीं चाहिए, बल्कि 6 महीना प्रेजेंट होना चाहिए। यानी 365 दिन में 6 महीना अगर प्रेजेंट है वो, तो उसको इंक्रीमेंट मिलेगा। आपको चेक करना है कि जिस दिन इंक्रीमेंट ड्यू होता है, जैसे मान लीजिए अभी 1/1/2023 या अभी नेक्स्ट जो आ रहा है 1/7/23, तो 1/7/23 को जिसका भी ड्यू होता है उसको इंक्रीमेंट लेना है नहीं लेना है, तो आप 1/7 को आप पीछे देखेंगे, पिछले 365 दिन में अगर उसकी 6 महीने की सर्विस है तो उसको इंक्रीमेंट मिलेगा, और नहीं है तो नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1/7 को 6 महीने नहीं हुए तो कई लोग सोचते हैं कि चलो 10 दिन कम पड़ रहे हैं तो अब हम 1 जनवरी को दे दें। इंक्रीमेंट कभी भी चेंज, आपको इंक्रीमेंट डेट के बारे में एक बता दूं, काफी लोगों को गलतफहमी है कि इंक्रीमेंट 6 महीने पूरा नहीं होता तो अगले 6 महीने में नहीं देगा। इंक्रीमेंट डेट एक आदमी का सिर्फ प्रमोशन, MSCP और अपॉइंटमेंट किसी भी होता है वहां से डिसाइड होता है कि किस दिन उसका अपॉइंटमेंट हुआ या प्रमोशन हुआ। तो जो डेट चेंज होगी एक बार ज्वाइन करने के बाद, वो सिर्फ प्रमोशन या MSCP में चेंज होगी, इसके बाद बीच में चेंज नहीं होगी। यानी किसी भी कर्मचारी का अगर 1 जुलाई को, जैसे मैंने बताया आपको, अगर उसका इंक्रीमेंट ड्यू था, अगर लेकिन उसकी अगर 6 महीने से एक दिन भी अगर कम सर्विस है तो फिर वो नेक्स्ट 1 जुलाई को ही जाएगा, और वहां पे भी कम है तो नेक्स्ट जुलाई को जाएगा। यानी इंक्रीमेंट जो होगा वो नेक्स्ट जुलाई को जाएगा। इसमें एक दो बातें और बता दूं कि किसी की अगर विथ फ्यूचर इफेक्ट की पेनल्टी है इंक्रीमेंट रिडक्शन की, तो वो अगर 6 महीना है तो रिमेनिंग पीरियड चूंकि 6 महीना हो जाता है तो वो इंक्रीमेंट उसको मिल जाएगा। लेकिन रिमेनिंग जो बचा हुआ 6 महीने पीरियड है उसमें अगर किसी वजह से वो एबसेंट हो गया है कुछ दिन, तो 6 महीने तो माइनस कर देंगे विथ फ्यूचर इफेक्ट की, और बाकी जो 6 महीने में अगर कुछ दिन एबसेंट हो जाता है तो उसका वो इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बाकी 6 महीने में पूरा आता है तो उसको पूरा का पूरा इंक्रीमेंट मिल जाएगा। तो कुछ चीजें जो मैं इंक्रीमेंट बता दूं, तो इंक्रीमेंट जिसका जो 1 जनवरी 1 जुलाई वो कंटिन्यू रहेगा टिल नेक्स्ट प्रमोशन या MSCP आता है, तो वहां फिर उनके पास ऑप्शन होगा स्विच ओवर करने के लिए कि फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन चाहिए या फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट चाहिए। फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन होगा तो वहाँ इंक्रीमेंट चेंज हो सकती है डेट, लेकिन नेक्स्ट फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट अगर मांग रहा है तो वापस वही इंक्रीमेंट उसका कंटिन्यू चलेगा। तो ये जस्ट इंक्रीमेंट के कनेक्शन में मैंने कुछ बातें आपको कही है। 129 है, स्टेटूरी कैंटीन इज रिक्वायर्ड वेयर नो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो स्टेटूरी कैंटीन और नॉन स्टेटूरी कैंटीन क्या होती है? स्टेटूरी कैंटीन जनरली जो फैक्ट्री एक्ट में गवर्न होते हैं वहाँ बताया हुआ है कि मिनिमम 250 अगर है तो आपको कैंटीन रखना जरूरी है। जो भी फैक्ट्री एक्ट में, हमारे रेलवे एस्टेब्लिशमेंट में जैसे वर्कशॉप वगैरह होते हैं जहाँ वो फैक्ट्री एक्ट के गवर्न होते हैं, वहाँ अगर 250 से ज़्यादा है तो आपको कैंटीन रखना जरूरी है। और अगर 250 से कम है और फैक्ट्री एक्ट में गवर्न नहीं है तो वहाँ स्टेटूरी प्रोविजन नहीं है, तो वहाँ आपकी नॉन स्टेटूरी कैंटीन हो जाएगी। नो न्यू पेंशन स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड। सबको मालूम है न्यू पेंशन स्कीम 1/1/2004 से आई है। स्टेटूरी लिमिट फॉर कंटिन्यू स्टेटूरी लिमिट फॉर कंटिन्यूस कैटेगरी, ये HOAR का सवाल आ गया है। तीनों के लिए बता दूं आपको, EI के लिए जो स्टेटूरी लिमिट है वो 75 आवर्स है। C के लिए आपका C और इंटेंसिव दोनों के लिए स्टेटूरी लिमिट जो है 108 है। ये आपको बता दो, याद कर लीजिए आपको। ड्यूरिंग सस्पेंशन एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड टू बी अटेंडेड ऑफिस डेली, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सस्पेंशन में ऑफिस नहीं आना है। RPO स्टाफ के लिए यही रूल है कि उसको ऑफिस आना है, मस्ट साइन करना है। चेंज इन नेम ड्यू टू क्लरिकल एरर कैन बी रेक्टिफाइड एट डिवीजन लेवल इटसेल्फ। इसमें कि पूछा गया कि क्या नाम में चेंज करना है क्लरिकल एरर की वजह से, तो क्या डिवीजन लेवल पे हो सकता है? तो हाँ, जरूर हो सकता है। और इसमें क्या रेलवे ने नियम बनाया हुआ मैं जरा बता दूं, ये हमारे SOP है। इसमें लिखा हुआ है टू परमिट चेंज ऑफ नेम इन ओरिजिनल रिकॉर्ड इंक्लूडिंग सर्विस रजिस्टर सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ प्रिस्क्राइब प्रोसीजर। तो बता दूं, प्रिस्क्राइब प्रोसीजर में हमारा कोई भी नाम चेंज कराना है किसी कर्मचारी को, तो गजट नोटिफिकेशन करा के फिर उसके बाद दो न्यूज़पेपर में नाम दे के एफिडेविट करा के सब प्रोसीजर उसके लिए, अगर वैसा कराता है अगर नाम चेंज, तो फिर डिवीजन में सीनियर DPO को पूरा पावर है, या फिर जहाँ पे DPO इंचार्ज में है वर्कशॉप में, वर्कशॉप पर्सनल ऑफिसर है, तो वो लोग जो है नाम चेंज के लिए कंप्यूटर अथॉरिटी है, उसमें अकाउंट्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे क्लरिकल एरर का क्वेश्चन था हमारा, तो उसमें बता दूं, उसमें 47 नंबर में लिखा हुआ है टू मेक अल्ट्रेशन, कोई भी अल्ट्रेशन करना है सर्विस बुक में अदर देन डेट ऑफ बर्थ के अलावा इन सर्विस रजिस्टर दैट इज
एग्जाम्पल नेम, चेंज इन नेम करना है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एक्सेट्रा इन केस ऑफ क्लरिकल एरर ओनली इन द फर्स्ट पेज ऑफ सर्विस रिकॉर्ड। सर्विस रिकॉर्ड में ही हमारा जो अ, नाम होता है वो लिखा होता है, तो उसमें अगर चेंज करना है तो यहाँ पे बताया हुआ है एसएजी को पावर दिया गया ऊपर, ये डीआरएम एडीएम और एसएजी को दिया हुआ पावर। तो क्लरिकल एरर की जो बात आएगी उसके अंदर नेम चेंज करने के लिए एडीआरएम को पावर दिया गया है। और अगर कोई प्रोसीजर किसी ने गजट नोटिफिकेशन करके पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है तो सीनियर डीपीओ डिवीजन में कर सकते हैं, और डीपीओ हो तो डीपीओ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन एम्प्लॉय हु हैज पास सुटेबिलिटी टेस्ट नीड नॉट टू बी कॉल्ड अगेन। इसमें नियम मैं बता दूं, कोई भी कर्मचारी ने अगर सुटेबिलिटी एक बार पास कर ली है तो उसको जो है दोबारा सुटेबिलिटी बैठने की जरूरत नहीं, ये नियम है। कई बार एक बार सुटेबल, लेकिन मेरे एक नियम शायद मेरे ख्याल से ये भी है जो पैरा 224 में है कि अगर किसी भी कर्मचारी को सुटेबिलिटी हमने टेस्ट कर लिया है और वो एक बार रिफ्यूजल देता है तो हम उसका नाम जो है 1 साल के डिबार कर देते हैं, और लेकिन अगर सेकंड टाइम भी अगर वो डिबार हो जाता है तो उसको दोबारा सुटेबिलिटी में बैठना पड़ेगा। ये भी एक नियम है, अगर डिबार होता है 2 बार तो नॉर्मली अगर किसी भी वजह से सुटेबिलिटी कर ली, मान ली कई बार ऐसा आता केस की पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कंस्ट्रक्शन में था, वहां सुटेबिलिटी कर ली और फिर यहाँ डिवीजन में आ गया या डिवीजन में कर ली कहीं और है, तो एक बार सुटेबली कर ले तो दोबारा करने की जरूरत नहीं, ये एक नियम है। और किसी वजह से हम वैकेंसी नहीं रही, खत्म होगी, कैडर शॉर्ट हो गया, हमने सुटेबली कर ली तो फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं। लेकिन 2 बार डिवार हो गया उसके बाद तो फिर सुटेबली इसको दोबारा देनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, सीटीजी इज नॉट एडमिसिबल टू द एम्प्लॉय इफ हर स्पाउस हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर विद इन 6 मंथ ऑफ द ट्रांसफर। पहले एक पुराना नियम था कि कोई भी दो कर्मचारी या अधिकारी अगर रेलवे में थे तो विद इन 6 मंथ में अगर ट्रांसफर होता था तो उनको सिटीजन नहीं मिलता था, उस वक्त ये आंसर सही था। बाद में 6 पीसी या 7 पीसी में शायद ये नियम थोड़ा सा चेंज हो गया, उसमें अभी थोड़ा सा और लिबरल कर दिया, फायदा दिया कर्मचारी को कि विद इन 2 मंथ्स अगर ट्रांसफर हो रहा है तो सिटीजन नहीं मिलेगा, और 2 मंथ से लेके 6 मंथ के बीच में हो रहा है तो 50% सिटीजन मिलेगा, और 6 महीने के बाद अगर होता है विद इन 6 मंथ के gap के बाद होता है तो पूरा सिटीजन दोनों को मिलेगा। ₹3,000 इज गिवन टू फेस्टिवल अलाउंस टू ग्रुप बी ऑफिसर। तो फेस्टिवल अलाउंस वैसे भी पहले किसी जमाने में ग्रुप बी को नहीं मिलता था, और अब तो फेस्टिवल अलाउंस जो है 7 पीसी में हट ही गया है आपका। मेडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ गेट कीपर जो वो A3 है तो ट्रू हो जाएगा इसमें। नाइट ड्यूटी अलाउंस इज नॉट एडमिसिबल टू रनिंग स्टाफ को नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलता है, ट्रू हो जाएगा। ऑन रेजिग्नेशन एम्प्लॉय विल नॉट गेट एनकेशमेंट ऑफ लीव, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि एनकेशमेंट ऑफ लीव जो है लीव में मिलता है, रेजिग्नेशन में मिलता है, और वो मैक्सिमम 150 डेज मिलता है। A person convicted by court of law can be removed from service without conducting inquiry in terms of, तो अगर कोई कर्मचारी है अगर उसको कोर्ट ने सजा दे दी है उसको, तो कोर्ट में कन्विक्शन हो गया, उसको आपराधिक मामला में उसको सजा हो गई है, तो उसको निकाला जा सकता है रेलवे में। किस रूल के तहत किया जाता है, तो ये है रूल 14(1) के अंदर निकाल सकता है। 14(2) में जो है डिसिप्लिन अथॉरिटी विदाउट डीआर कंडक्टिंग डीआर जो है उसको रिमूव कर सकते हैं। 14(3) में प्रेसिडेंट चाहे तो बिना इंक्वायरी के रिमूव कर सकते हैं किसी कर्मचारी को। द इंक्वायरी इन डीए डिसिप्लिनरी एंड अपील केसेस शुड बी कंडक्टेड। जो इंक्वायरी की जाती है डीआर रूल में वो रूल 9 में की जाती है, और डीआर के अंदर जो पेनाल्टीज हैं वो रूल 6 के अंदर गवर्न है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलएपी विच कैन बी ग्रांटेड एट वन टाइम कैन नॉट एक्सीड। एलएपी की जो मैंने बताया था लास्ट टाइम, ये मैक्सिमम लिमिट जो एलएपी की है 180 डेज है। एचएलएपी की लास्ट शायद मैं 24 डेज बोल गया था, 24 मंथ्स है, सो 24 महीना मिलेगा उसमें एलएपी। मैटरनिटी लीव 180 दिन है, चाइल्ड के लिए 730 दिन है। सभी लीव की अपनी अपनी लिमिटेशन है, वो आप याद कर लीजिए। सर्विस रिकॉर्ड ऑफ गजेटेड ऑफिसर मेंटेन्ड बाय, तो सर्विस रिकॉर्ड ग्रुप सी का तो उसके डिपार्टमेंट पर्सनल डिपार्टमेंट में मेंटेन होता है, और गजेटेड का सर्विस रिकॉर्ड होता है अकाउंट डिपार्टमेंट में मेंटेन होता है। रेलवे क्वार्टर कैन बी रिटेन अप टू रेजिग्नेशन। रेलवे क्वार्टर के रिटेंशन के अलग अलग नियम है, थोड़ा सा इसमें ब्रीफ कर दूं। अभी जो नियम में थोड़ा सा चेंज आया रिसेंटली, पहले तो इस सवाल का जवाब दे दूं कि रेजिग्नेशन, रिमूवल, डिसमिसल, इन तीनों केसेस में 1 महीना है प्रोविजन है, 1 महीना रिटर्न कर सकता है। नॉर्मल जो ट्रांसफर केस होते हैं उसमें पहले 2 महीना, उसके बाद 6 महीना था, 2+6 था। 6 जो था एजुकेशन या मेडिकल ग्राउंड था वो हटा दिया अभी। अभी 2 मंथ +6 मंथ है, नॉर्मल केस में मिलेगा 2 मंथ नॉर्मल रेंट में, और 6 मंथ जो है वो
डबल द नॉर्मल रेंट, उसमें कोई रीजन नहीं है, कोई आपको रीजन देने की जरूरत नहीं है। आप 6 मंथ आराम से 2+6 यानी 8 मंथ आराम से रख सकते हैं। बस आपका जो रेंट होगा वो डबल लगेगा। रिटायरमेंट में भी जो एजुकेशन या सिकनेस है वो हटा दिया था। रिटायरमेंट में 4 महीने आपका नॉर्मल रेंट में, प्लस आगे के 4 महीने वो है डबल द नॉर्मल रेंट। यानी रिटायरमेंट केस में आप आसानी से आप 8 महीने टोटल मकान रख सकते हैं अपना। ये एक रिटेंशन के ऊपर बात होगी। वैलिडिटी ऑफ किट पास का एक क्वेश्चन मैंने डाला, कई लोगों को नहीं मिला है, तो मैंने कहा बता दूं आपको। वैलिडिटी ऑफ किट पास जो है ये 5 महीना है इसके अंदर। किट पास का मैं एक सब निकाल के दिखा देता हूँ आपको। किट पास ये रेलवे बोर्ड ने 2017 में निकाला हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि इट हैज बीन डिसाइडेड दैट वैलिडिटी ऑफ किट ट्रांसफर पास, किट पास और सेटलमेंट पास ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर, सेटलमेंट, डेथ in case of serving as well retired servant will be at par with the extent वैलिडिटी पीरियड ऑफ हाउस सेट ऑफ प्रीवियस पास अकाउंट। यानी कि जो वैलिडिटी होती है कोई भी पास की, ट्रांसफर पास, किट पास और सेटलमेंट पास, ये मैं बता दूं आपको कि कितने टाइम में लेना वो नहीं है कुछ। वैलिडिटी एक पास की जो वैलिडिटी होती है वो कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम रिटायरमेंट के बाद कितने टाइम पे सेटलमेंट पास ले सकते हैं, तो वो उसके लिए अलग नियम है। ये नियम जो है उसकी वैलिडिटी, जैसे हमको प्रीवियस पास मिलता है, प्रीवियस पास की आज की तारीख में जो वैलिडिटी है वो 5 महीना है, हाफ सेट की 5 महीना है। तो ये भी वही कहा है कि हाफ सेट की जो वैलिडिटी होगी वो मिलेगी। अगर इन फ्यूचर कभी हाफ सेट की वैलिडिटी चेंज हुई तो इसमें भी चेंज हो जाएगी। तो ट्रांसफर पास, किट पास और सेटलमेंट की जो वैलिडिटी है वो हाफ सेट प्रीवियस पास के बराबर है, जो कि अभी आज की तारीख में 5 महीना है। अब अगला हमारा क्वेश्चन ये आता है, सिंगल जर्नी पास की अवेलेबल फॉर, बता चुका हूँ आपको सिंगल जो पास की वैलिडिटी होती है 5 महीना हो गया है। द मिनिमम आवर्स रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस के लिए मिनिमम 72 आवर्स कंटिन्यू जॉब एनालिसिस किया जाता है। ऑल द आरआरबी कैन रिक्रूट एक्स सर्विसमैन फॉर द रेलवे सर्विसेज। तो मैं बता दूं आरआरबी से जो भर्ती होती है एक्स सर्विसमैन की वो सभी आरआरबी से नहीं होती है। जनरली हर जोन में एक आरआरबी को नॉमिनेट किया जाता है एक्स सर्विसमैन की भर्ती के लिए। तो ये जो फर्स्ट हो जाएगा इसके अंदर। एचबीए इज पेड फॉर बिल्डिंग ए हाउस नॉट फॉर एक्वायरिंग प्लॉट। मैं बता चुका हूँ आपको पिछले वीडियो में कि एचबीए जो होता है मकान के लिए मिलता है, एक्वायरिंग प्लॉट के लिए नहीं मिलता। तो ये सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स कोटा अपॉइंटमेंट नॉट फिल्ड इन ए ईयर कैन बी कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। ये फॉल्स है। स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट की जो भर्ती जो होती है उसमें कैरी फॉरवर्ड करने का वैकेंसी को प्रोविजन नहीं है। आपको जिस साल में मिला उसी साल में ही आपको भर्ती करनी है। ए विडो कैन रिटेन रेलवे क्वार्टर फॉर अ पीरियड ऑफ, डेथ केस में विडो के पास है नॉर्मल रेंट पे अप टू 24 मंथ जो है क्वार्टर रख सकती है। अगला क्वेश्चन है कि कोई भी पास हम लेते हैं तो पास में आपको बता दूं कि आप कितने भी मेंबर हो, आपके मेंबर घर में 5, 10, 15, 20 जितने भी आपके बच्चे हैं आप सभी को पास में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ एक पास के अंदर डिपेंडेंट को लेना चाहते हो तो अगर एक भी डिपेंडेंट आप इंक्लूड करते हो तो मैक्सिमम नंबर जो होते हैं वो 5 हो जाते हैं। और उसमें एक रूल और भी है कि मैक्सिमम कितने डिपेंडेंट आप ले सकते हैं। तो मैक्सिमम डिपेंडेंट की जब बात पूछी जाती है तो आप 2 डिपेंडेंट को एक पास में अलाउ कर सकते हैं। और जब डिपेंडेंट पास में इंक्लूड होता है तो मैक्सिमम जो पास में जो लोगों की संख्या होती है 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये हमारा सवाल है। अगला क्वेश्चन है, एसीपी स्कीम वाज इंट्रोड्यूस। एसीपी स्कीम जो आई थी अभी तो नहीं चल रही है, मॉडिफाइड एसीपी स्कीम है जो कि 1/9/2008 से लागू हुई थी एमएससीपी। और एसीपी जो लागू हुई थी 1/10/97, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो एमएससीपी में 3 अपग्रेडेशन मिलते थे आपके 10-10 साल के अंदर, और वो हमको मिलते हैं आपका जो ग्रेड, आपका जो कैडर है, ग्रेड सॉरी, एमएससीपी में जो मिलता है आपको नेक्स्ट ग्रेड पे जो भी आपका लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, 3 लेवल की है कि मिलता है। और एसीपी जो स्कीम थी वो 12 साल में एक मिलता था आपको, 2 मिलते थे, 12 में एक, 24 में 2। और एसीपी में जो हमको नेक्स्ट मिलता था एसीपी वो आपका नेक्स्ट ग्रेड पे में नहीं मिलता था, जब नेक्स्ट स्केल होता था वो नेक्स्ट प्रमोशन हियरार्की में मिलता था। फॉर एग्जांपल आप जूनियर क्लर्क हो तो जूनियर क्लर्क में अगर एमएससीपी की बात आ गई तो एमएससीपी जूनियर क्लर्क में जो लेवल होता है उसका लेवल 2 यानी 1900 होता है, तो एमएससीपी 2000 मिलता है। लेकिन एसीपी होता था वो 1900 का नेक्स्ट जो एवीसी ईआरकी होता था सीनियर क्लर्क है 2800। तो एसीपी में सीधा 1900 से सीधा 2800 में जाता था, एमएससीपी में नेक्स्ट मिलता था, लेकिन एसीपी से 2 मिलते थे और एमएससीपी 3 मिलते हैं। ये डिफरेंस है आपके। सुपरन्यू पोस्ट इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड, मैंने आपको पहले बताया था पिछले वीडियो में कि सुपरन्यू पोस्ट क्यों क्रिएट होती है। कि सुपरन्यू पोस्ट इसलिए क्रिएट होती है कि कोई कर्मचारी चाहे सरप्लस हो गया या मेडिकल डिक्लेयर हो गया है तो उसके लिए पोस्ट नहीं है, उसको पोस्ट उस पोस्ट पे हम रख नहीं सकते, पोस्ट ही नहीं है।
तो उस पोस्ट को लियन देने के लिए, किसी और पोस्ट पे लियन देने के लिए, ताकि उसको हम सैलरी पेमेंट कर सकें, तो उसके लिए सुप्रीम पोस्ट की होती है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सर्वेंट कैन नॉट बी इश्यूड प्रिविलेज पास फॉर सर्विंग अनमैरिड डॉटर। तो अनमैरिड डॉटर के लिए इसमें पूछा है क्या नहीं दे सकते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। कोई भी कर्मचारी है, उसकी डॉटर पे डिपेंडेंसी क्राइटेरिया लागू नहीं होता है। अगर कोई डॉटर है और वो कितना भी कमा रही हो, लाख 10 लाख रुपए कमा रही हो, तो भी वो पास में डिपेंडेंट के रूप में शामिल हो जाएगी। एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि कोई एम्प्लॉय है, उसकी डॉटर भी रेलवे एम्प्लॉय है, तो क्या होगा? तो वो भी, डॉटर भी रेलवे एम्प्लॉय है तो भी वो भी रेलवे एम्प्लॉय के अकाउंट से पास ले सकती है। कंडीशन बस ये है कि फिर उसको अपना पास सरेंडर करना पड़ेगा, दोनों जगह से नहीं ले सकती वो। तो अगर वो लेना चाहे तो फादर के उसमें ले सकती है, लेकिन फादर का एंटरटेनमेंट कम है, उसका खुद का ज्यादा है, तो फिर वो अपने पास ही यूज करे। लेकिन प्रोविजन है कि वो चाहे तो ले सकती है। अगला क्वेश्चन है, फेस्टिवल एडवांस कैन बी ग्रांटेड टू ऑल ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स। फेस्टिवल एडवांस बंद हो गया है, इसमें बात करने के लिए जरा है नहीं, इसमें डिसकंटिन्यू कर दिया रेलवे बोर्ड ने। अ टेम्परेरी रेलवे सर्वेंट इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर एचबीए, क्वेश्चन नंबर 159। इसके लिए मैं बताया था कि जो रूल है एचबीए के मास्टर सर्कुलर में बताया था, 2017 में निकला था कि एचबीए परमानेंट जो एम्प्लॉई है उनके लिए तो कोई लिमिटेशन नहीं है। टेम्परेरी रेलवे सर्वेंट जो है 5 साल की सर्विस कर चुके हैं तो उनको मिलेगा एचबीए, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा इसमें। सुपरवाइजर स्टाफ आर डिक्लेयर्ड बाय जीएमसीपीओ, तो मैंने बताया था सुपरवाइजर स्टाफ जो है हमारे जीएमसीपीओ से नहीं इश्यू होते हैं, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है, एम्प्लॉय वंस प्रमोटेड कैन बी रिवर्टेड बैक विद इन 18 मंथ्स फ्रॉम नॉन सेटिस्फैक्टरी वर्क प्रोफेशन विदाउट डीआर। एक प्रोविजन है हमारे रेलवे में कि कोई भी कर्मचारी होता है, अगर उसका प्रमोशन होता है और इनिशियल रिक्रूटमेंट किसी को होता है, तो प्रोबेशन पीरियड होता है। इनिशियल रिक्रूटमेंट कोई भी कर्मचारी रेलवे में भर्ती हो रहा है तो उसका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, अदरवाइज कोई अलग से नहीं बताया गया है, एक्सटेंडेड पीरियड ना हो तो। और प्रमोशन पे किसी जमाने में 2 साल हुआ करता था, ये 2001 या 2 में शायद उसको कम करके अभी 12 महीने कर दिया, यानी 1 साल कर दिया। तो 1 साल जो प्रोबेशन पीरियड होता है। और इसमें एक रूल और भी है कि कोई भी कर्मचारी है, प्रमोशन होने के बाद अगर अथॉरिटी कंपनी होती चाहे तो विद इन 18 मंथ नॉन अनसेटिस्फैक्ट्री वर्क के कनेक्शन में उसको विदाउट डीआर उसको रिवर्ट कर सकती है, ये भी एक प्रोविजन है। The seniority of candidate recruited through RRB and sent for initial training is to be fixed in the order of। इसका अगला 2 क्वेश्चन है हमारे, फर्स्ट और सेकंड में ये कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी की सीनियरिटी कैसे फिक्स होती है रेलवे में। पैरा 302 है, 302 है हमारा 3 नंबर का चैप्टर सीनियरिटी का आईआरए में, पहले तो बता दूं आपको। 3 नंबर के चैप्टर में पैरा 302 ये बोलता है कि कोई भी कर्मचारी रेलवे में आता है, अपॉइंट होता है, तो 2 तरह से आता है। एक तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग करता है, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप डी स्टाफ है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग है। क्लरिकल स्टाफ है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग है, जिनके लिए प्री अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग जरूरी नहीं है। तो जो डायरेक्ट रेलवे में ज्वाइन करते हैं वो आरआरबी के पैनल के हिसाब से सीनियरिटी उनकी बनेगी। कईयों को डाउट है कि कोई बंदा 1 महीना पहले आ गया, कोई आदमी 1 महीने बाद ज्वाइन कर रहा है, तो वो कैसे सीनियर हो जाएगा जो 1 महीने बाद है। तो सीनियरिटी ज्वाइनिंग से कभी भी नहीं होती, चाहे आरआरबी का कैंडिडेट हो, चाहे हम लोग प्रमोशन होते हैं, आप एपीओ बनेंगे तो भी सीनियरिटी आपकी एपीओ में ज्वाइन करने से नहीं आएगी। एपीओ में जो आपका पैनल जो बनेगा, चाहे वो रैंकर का हो या एलडीसी का हो, तो पैनल के हिसाब से ही आपकी सीनियरिटी बनेगी, न कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। लोगों को गलतफहमी है कि हमने पहले ज्वाइन कर लिया तो हमको पहले सीनियरिटी मिलेगी। सीनियरिटी कभी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से नहीं होता है। तो आरआरबी में रूल जो बता दूं, क्लियर कर दूं कि आरआरबी में जिन लोगों की ट्रेनिंग नहीं होती है, उनकी आरआरबी में जो सीनियर पैनल पोजीशन थी उसके ऐसा बनेगा। लेकिन कोई कर्मचारी ऐसे होते हैं जैसे स्टेशन मास्टर है, कमर्शियल है, काफी लोग जिनके लिए प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग, प्री अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग सॉरी, उसको लेना जरूरी है। तो प्री अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग जहां भी है, तो वहां पे ट्रेनिंग के एंड में जो एग्जाम लिया जाता है, उस एग्जाम में जो मेरिट पोजीशन आती है उसके हिसाब से सीनियरिटी बनती है। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं। इसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन आ गया। ट्रांसफर ऑन रिक्वेस्ट शैल नॉट बी अलाउड इन डैश ग्रेड इन विच ऑल पोस्ट आर फिल्ड entirely बाय प्रमोशन फ्रॉम द लोअर। तो बता दूं, कोई भी ट्रांसफर जो इंटर रेलवे ट्रांसफर जो हम बताते हैं वो इंटरमीडिएट ग्रेड में नहीं होते हैं, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा जहां पर भी है उसमें होंगे। लेकिन कंडीशन और भी बता दूं आपको, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में जैसे क्लरिकल की बात करूं तो जूनियर क्लर्क में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा है, सीनियर क्लर्क में भी है, और कई जगह आप टेक्नीशियन में जाएंगे आर्टिजन में, तो आर्टिजन ग्रेड 1 में है, और फिर सीधा जेई में भी होता है, एसएससी में भी होता है। तो जब भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में आप इंटर ट्रांसफर लेंगे इंटर रेलवे, तो एक कंडीशन और फुलफिल करनी पड़ती है, वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यानी कोई बंदा जो है वो 10वीं पास है और जूनियर क्लर्क बन जाए और फिर सीनियर क्लर्क बन गया, अब सीनियर क्लर्क में अगर जाना चाहता है तो सीनियर क्लर्क में जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन की है, जो कि उसके पास नहीं है।
तो आपको दोनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी इंटर ट्रांसफर में। पहले तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा होना चाहिए उसमें, और फिर उस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के मुताबिक आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और इंटरमीडिएट गेट में कोई भी रिक्वेस्ट ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफर जो है वो डायरेक्ट में भी हो सकता है, इंटरमीडिएट ग्रेड में भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, नो केसेस ऑफ रिवर्जन इन सीनियरिटी लिस्ट शुड बी एंटरटेन्ड बियॉन्ड 1 ईयर। सही है ये। हमारा आईआरएम का पैरा है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, जो सीनियरिटी का ही चैप्टर तो 3 में बताया हुआ है, एग्जैक्ट पैरा मुझे याद नहीं अभी। उसमें क्या क्या है कि जो सीनियरिटी में जो लिस्ट पब्लिश होगी, वो कोई भी आदमी उसमें अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, लेकिन अगर जो भी रिप्रेजेंटेशन देना है उसको 1 साल के अंदर देना है, 1 साल के बाद उसमें कोई इंटरटेन नहीं किया जाएगा प्रशासन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एम्प्लॉय रिफ्यूज प्रमोशन विल रैंक जूनियर टू दोज प्रमोटेड फ्रॉम द सेम पैनल अर्लियर। इसमें बता दूं, कोई भी आदमी का जैसे प्रमोशन मैंने बताया था, प्रमोशन होता है और वो रिफ्यूजल देता है तो डिबार हो जाएगा, फिर दूसरी बार रिफ्यूजल देगा तो पैनल से नाम निकल जाएगा। तो उसी तरह का इसमें मामला है कि कोई भी कर्मचारी अगर किसी पैनल में रिफ्यूजल देता है, तो उस पैनल में जहां भी उसकी पोजीशन है, 1 2 3, मान लीजिए 10 का पैनल है और 10 में से उसका नंबर 1 2 3 कहीं पे भी है, अगर रिफ्यूजल देगा वो, तो उसका पैनल में बिल्कुल ना, फिर अगले 1 साल बाद अगर ज्वाइन करता है, ज्वाइन करना जरूरी है, ज्वाइन नहीं किया तो कहानी खत्म होगी, वो नाम ही निकल जाएगा उससे। लेकिन अगर 1 साल बाद अगर ज्वाइन कर लेता है, तो पैनल में बॉटम सीनियरिटी बॉटम में जाएगा वो, उसके जितने भी बंदे, इंक्लूडिंग अगर पैनल 10 आदमी का है, उसको छोड़ के उसका नंबर 1 पे है, तो 1 को उसको छोड़ के 2 से लेकर 10 सबने ज्वाइन कर लिया है, तो वो सब 10 लोग जो है, 9 लोग जो है सीनियर हो जाएंगे, उसका नंबर 10वीं पे आ जाएगा अगर उसने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन किसी वजह से 1 साल के अंदर एक दूसरा पैनल भी रिलीज हो गया है, तो उसके लिए मैंने रूल बताया था कि लेकिन उस पैनल वालों ने ज्वाइन भी कर लिया पहले, उससे पहले 1 साल नहीं हुआ और नया पैनल निकल भी गया और लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया, तो उन लोगों से वो सीनियर ही रहेगा अगर पहले पैनल का बंदा है। तो ये मैं कहानी बता रही है आपको। अगला क्वेश्चन है, refusal to officiate on promotion at the same station may be taken as refusal to work and attract disciplinary action। जैसे मैंने बताया था कि कोई भी कर्मचारी जो है उसमें रिफ्यूजल देता है तो उसको सेम स्टेशन पे रखा जाएगा, उसको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। लेकिन एक नियम और भी है कि कोई भी कर्मचारी को अगर सेम स्टेशन पे प्रमोशन दिया है तो वो रिफ्यूजल नहीं कर सकता है। अगर रिफ्यूजल करता है तो ये माना जाएगा रिफ्यूजल टू वर्क एंड उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। तो ये सही है। अगला क्वेश्चन है, एम्प्लॉय में ऑफिशियल इन हायर ग्रेड ऑन एडॉक बेसिस फॉर 6 मंथ्स 6 वीक्स विदाउट पासिंग टेट टेस्ट। तो टेट टेस्ट के जो रूल्स हैं हमारे, उसके अंदर मास्टर सर्कुलर देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी है उसको प्रमोशन देना है और टेट टेस्ट पास नहीं किया है, तो हम एडॉक बेसिस पे अप टू 6 मंथ्स को दे सकते हैं विदाउट पासिंग टेट टेस्ट। ये एक नियम है हमारे टेट टेस्ट के मास्टर सर्कुलर में। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, द एम्प्लॉय रिफ्यूजिंग प्रमोशन एक्सप्रेसली और अदरवाइज इज डिबार्ड फॉर फ्यूचर प्रमोशन फॉर 1 ईयर। मैं बता चुका हूँ आपको कई बार कि कोई भी कर्मचारी है वो प्रमोशन के लिए मना करता है एक बार, तो 1 साल के लिए डिबार हो जाएगा। कैंडिडेट ग्रेडेड एज आउटस्टैंडिंग आर अलाउड टू सुपरसीड नॉट मोर देन। कोई भी कर्मचारी है अगर आउटस्टैंडिंग आता है, तो आपके गजिस्टेड एपीओ के अंदर अगर इस जो एग्जाम है उसके अंदर 70% जो रैंकर होता है सीनियरिटी का, उसमें अगर आउटस्टैंडिंग आएगा तो टॉप पे जाएगा। लेकिन जो हमारा ग्रुप सी के अंदर जो रेगुलर एवीसी में जहाँ आउटस्टैंडिंग अगर आता है, तो अपने सीनियरिटी की जो एलिजिबिलिटी लोग हैं आपकी, उसमें 50% जम करेगा। ये मैंने बताया जो एबीसी में जहाँ 1:3 बुलाते हैं उनके लिए। जो जनरल सिलेक्शन है, जहाँ नंबर ऑफ एप्लीकेशन कॉल फॉर करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट से, वहाँ आउटस्टैंडिंग का फंडा नहीं है, वहाँ पैनल जो बनेगा एज पर मेरिट बनता है। रिमूवल of railway servant's name from the panel after he has refused promotion second time would require the approval। ये क्वेश्चन मैंने अभी बनाया, हाथ से दिमाग में आया आइडिया। अगले क्वेश्चन क्वेश्चन 10A था, पहले 10A पढ़ लेता हूँ। रिमूवल ऑफ रेलवे सर्वेंट नेम फ्रॉम द पैनल वुड रिक्वायर द अप्रूवल। नॉर्मली हम जो क्वेश्चन पढ़ते हैं जल्दी में पढ़ते हैं, तो जनरली एक कॉमन रूल है, जो थोड़े पढ़े लिखे हैं उनको मालूम होगा कि कोई भी कर्मचारी का नाम पैनल से निकालना है तो पैनल को मॉडिफाइड करना पड़ता है, अमेंड करना पड़ता है। तो उसके लिए जो नियम है वो है नेक्स्ट हायर अथॉरिटी हु अप्रूव द पैनल। यानी एडीआरएम ने पैनल अप्रूव किया है तो नेक्स्ट अथॉरिटी या डीआरएम या जो भी जहाँ पे भी है, सीडब्ल्यू ने किया तो हेडक्वार्टर में जाएगा और वहाँ पे तो नेक्स्ट अथॉरिटी जिसने अप्रूव किया वो ही करेगा। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन कर दिया है कि अगर मान लीजिए रिमूवल ऑफ a relation name from the panel after he she refused promotion second time, इसमें किसका अप्रूवल लगेगा? इसमें कंफ्यूज नहीं है, जल्दी जल्दी आप इसमें नेक्स्ट आए तो आप कर दो। अगर किसी आदमी को प्रमोशन दिया है, एक बार उसने रिफ्यूज किया है, फिर सेकंड टाइम देंगे, एक और प्रमोशन देंगे, सेकंड टाइम भी रिफ्यूज करेगा, तो दैट विल बी जो उसका पैनल से नाम निकाला जाएगा वो रिमूवल ऑटोमेटिकली होगा। उसके लिए कोई ऑर्डर निकालने की भी जरूरत नहीं है, तो उसके लिए फिर अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है। तो अगर पैनल से नाम इस वजह से निकाला जा रहा है कि
2 बार वो रिफ्यूजल दे चुका है, तो ऐसे टाइम में किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने अपनी मर्जी से अभी जस्ट आज सुबह ही मैंने आइडिया आया, मैंने कहा चलो कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन डालता हूँ, तो आपको समझ में आई बात हो। ये क्वेश्चन आपका है अलग। अगला क्वेश्चन है, सप्लीमेंट्री एग्जाम कितने दे सकते हैं? तो नॉर्मली हम एक सप्लीमेंट्री देते हैं, लेकिन दूसरा सप्लीमेंट्री जो है मैक्सिमम 2 सप्लीमेंट्री हम दे सकते हैं। तो नॉट मोर देन 2 सप्लीमेंट्री सिलेक्शन शुड नॉर्मली बी हेल्ड टू कैटर द नीड्स ऑफ एब्सेंटीज। तो सप्लीमेंट्री जो एग्जाम होता है, तो मैं बता दूं सप्लीमेंट्री एग्जाम कब होता है। कोई भी आदमी ने एग्जाम नहीं दे पाया तो वो नहीं चलेगा। उसकी 3 कंडीशन होती है। पहले तो कर्मचारी जो है सिक में बीमार हो, तो बीमार में रेलवे डॉक्टर का सर्टिफिकेट चलेगा, बाहर का नहीं चलेगा, रेलवे सहायता सिक में होना चाहिए। दूसरा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो कारणों से वो डिले हुआ है, या उसको, या फिर जो लेटर उसको रेलवे का मिला नहीं हो। जो एग्जाम होता है, एग्जाम का जो इन्फॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन नहीं हुआ एम्प्लॉय को, उसकी वजह से उसको मालूम ही नहीं चला एग्जाम में, या एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर रहा उसको भेजने के लिए, उसको रिलीव नहीं कर पाया टाइम में। सिर्फ ये 3 ही कंडीशन है, इसके अलावा चौथी कंडीशन है। इन 3 कंडीशन में ही सप्लीमेंट्री एग्जाम होती है। वो भी मैक्सिमम 2 बार होगी, और सेकंड टाइम के लिए जैसे मैंने आपको बताया, पहले सीपीयू का पावर था, अभी रिसेंटली सीपीयू एंड डीआरएम दोनों का पावर है सेकंड सप्लीमेंट्री, इन रेयर केस में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एज पर न्यू मॉडल एसओपी अपॉइंटिंग अथॉरिटी के बारे में कई लोगों को डाउट है कि कौन अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है। मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को पता है क्लियरली, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बता दूं इसमें कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी के लिए मैंने इसमें मैंने निकाला है एसओपी, निकाला है, ये हमारा एसओपी है। 5 नंबर लिखा हुआ है, टू मेक इनिशियल अपॉइंटमेंट टू नॉन गजेटेड स्टाफ। उसमें अपॉइंटिंग अथॉरिटी बता रखी है, जे ग्रेड या सीनियर स्केल इंडिपेंडेंट चार्ज है, तो वो सभी पोस्टों के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी माने जाएंगे, किसी पोस्ट में अपॉइंट कर सकते हैं। सीनियर स्केल सीनियर स्केल ऑफिसर जो होते हैं वो फुल पावर फॉर पोस्ट अप टू लेवल 5, यानी 2800 तक के लिए वो जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी माने जाएंगे। और जूनियर स्केल ऑफिसर का जो मैं बता दूं आपको, फुल पावर इन रेस्पेक्ट टू पोस्ट लेवल 1 एंड आर्टिजन इन लेवल 2, यानी कि ग्रुप डी हम जिसको मानते हैं 1800 लेवल 1, उसके लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो होगा वो होगा जूनियर स्केल ऑफिसर। और अगर आर्टिजन कैटेगरी है तो उसमें 1800 और 1900 होगा। 1800 तो ऑलरेडी है वो समय, तो उसी आर्टिजन कैटेगरी में भी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो 1900 तक जो है वो असिस्टेंट स्केल ऑफिसर है, और 2800 तक जो है हमारा सीनियर स्केल ऑफिसर होता है, और जे ग्रेड ऑफिसर सारे के लिए होता है। तो ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी का जो क्वेश्चन मैंने बता दूं, या मैंने पूछा था आपसे, ये हमारा हो गया 1800। तो इसमें जूनियर स्केल ऑफिसर हो जाएंगे, 1800 की बात हुई है। एज पर न्यू मॉडल एसओपी, अब ये वही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने घुमाया, सीनियर स्किल ऑफिसर डैश किया हुआ है, कौन ऑफिसर है जो इज कॉम्पिटेंट टू अप्रूव द सुटेबिलिटी ऑफ स्टाफ वर्किंग इन 2800 जीपी। इस बारे में भी मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को बात समझ में आती है। मेरा जो इसमें इंटरप्रिटेशन व्यू है, बता दूं एक्सक्लूसिव, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है कि सुटेबिलिटी और सिलेक्शन में, सिलेक्शन के लिए कोई भी जो बोर्ड नॉमिनेट करेगा, उसके लिए बोर्ड की पॉलिसी आईआरएम में कि सिलेक्शन बोर्ड मिनिमम एसएजी ग्रेड ऑफिसर ही नॉमिनेट करेगा, यानी डीआरएम या एडीआरएम कोई भी कर सकता है। लेकिन नॉन सिलेक्शन पोस्ट में सेलेक्ट लिस्ट जो निकलती है हमारी, वो कौन अप्रूव करेगा? तो उसमें जो आईआरएम में लिखा हुआ है कि द अथॉरिटी कंपिटेंट टू अपॉइंट अ पर्सन पर्टिकुलर ग्रेड, ये पोस्ट, तो जिस पोस्ट पे किसी भी अथॉरिटी को अपॉइंट करने का पावर है, वो उसको सेलेक्ट लिस्ट, उसके लिए उसमें वो जो अप्रूव दे सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरा मानना है कि जो भी अपॉइंटमेंट, लेकिन चूंकि 1900 में कोई अपॉइंटमेंट होते ही नहीं है जहाँ जूनियर स्केल पावर है, तो अप टू 2800 तक सीनियर स्केल पावर है, तो ये जो है सुटेबिलिटी लिस्ट जो है टेस्ट वो अप्रूव कर सकते हैं 2800। एंड 4200 अभाव के लिए चूंकि जे ग्रेड है, तो जे ग्रेड सुटेबिलिटी अप्रूव कर सकती है, ये मेरा व्यू है। अगला है 15 नंबर, रिजर्वेशन फॉर एस सी एस टी इन अलॉटमेंट क्वार्टर जो है 10% है। जो क्वार्टर है जहाँ 50 से ज्यादा क्वार्टर होते हैं, वहाँ 10% जो है, 50 से कम में शायद ये रूल नहीं लगेगा रिजर्वेशन का। द परसेंटेज रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन for each railway in recruitment of all group C and D will be। तो ग्रुप सी के लिए रिजर्वेशन जो एक्स सर्विसमैन का 10% है, और बी डी में जो 20% है ये। इन रेस्पेक्ट ऑफ बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड वैकेंसीज द सीलिंग ऑफ 50% विल नॉट अप्लाई। इसमें बता दूं एस सी एस टी जो के लिए जो हमारा नियम है, रिजर्वेशन रूल है, उसमें कोई भी कैडर में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, इसलिए सिंगल कैडर जो पोस्ट होती है उसमें रिजर्वेशन लागू नहीं होता। नई रोस्टर सिस्टम को बनाना है तो सिंगल कैडर जो है वो भरी जाएगी, जो भी तरीके से भरी जाती है। सिलेक्शन है, जो भी टॉप पे आएगा, ऑन मेरिट जो भी टॉप पे आएगा उससे भरी जाएगी।
और इसमें एक रूल है कि वैकेंसी में भी जो रिक्रूटमेंट ईयर है उसके अंदर भी 50% वैकेंसी से ज्यादा आपकी नहीं भरी जा सकती रिजर्वेशन में। तो लेकिन वो रूल जो बताया है, बैकलॉग वैकेंसी SC/ST की अगर भरी जा रही है किसी वजह से, पिछले साल 2 साल 3 साल से नहीं भरी गई है और हमको बैकलॉग वैकेंसी भरनी है, तो वहां पे ये 50% सीलिंग लिमिट लागू नहीं होती है। पूरी की पूरी हम जो इरेस्पेक्टिव कितने भी आ रहे हैं हम उनको भरना है, तो ये रूल जो है ट्रू हो जाएगा ये, ठीक है। अगला है करेंसी ऑफ पैनल इश्यूड बाय RRB। तो RRB का पैनल मैंने उस दिन बताया था आपको, 1 साल है जिसको कि GM 1 साल के लिए कर सकते हैं और फर्दर चाहिए तो रेलवे बोर्ड से करवाना पड़ेगा। DRM एम्पावर्ड टू री एंगेज रिटायर। जो DRM को पावर दिया री एंगेजमेंट का, जब बीच बीच में लेटर निकलते रहते हैं तो उसमें DRM को पावर दिया अप टू 65 ईयर्स तक एंगेज कर सकते हैं उनको। एक और क्वेश्चन है, रेलवे एम्प्लॉई declare surplus and posted to new station necessitating change of residence may be permitted to retain railway accommodation at previous place of posting for a period। तो सरप्लस के मामले में कईयों को नहीं मालूम तो बता दूं, सरप्लस के मामले में 3 साल तक परमिशन हम क्वार्टर रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन और भी है इसमें, 3 years और अलॉटमेंट ऑफ क्वार्टर एट न्यू प्लेस विच एवर इज अर्लियर। इसका मतलब स्टेट में नहीं, कोई भी कर्मचारी है और उसको नया उसका सरप्लस हो गया है, उसका ट्रांसफर कहीं बाहर कर दिया है जहाँ क्वार्टर बदलना है, तो उसको 3 साल मिलेगा। 3 साल या वहां नई प्लेस पे अगर मकान मिल जाता है उसको, अगर वो मान ले जाते हैं मकान मिल जाता है तो फिर 3 साल की कंडीशन लागू नहीं है। ये नहीं कि ना मकान ले लिया और यहाँ भी 3 साल तक मकान रखे हुए हैं पुरानी जगह पे। और कई बार ऐसा भी सुनने में आता है कि कोई कर्मचारी नए स्टेशन पे ट्रांसफर हो गया है, क्लोज सरप्लस में पोस्टिंग हो गया है, वो क्या कर रहा है, वहाँ अप्लाई नहीं कर रहा है और यहाँ 3 साल रखे, तो ये भी गलत है। कर्मचारी ने अप्लाई नहीं किया है तो भी मेरा व्यू है कि उसको 3 साल नहीं मिलेगा, उसको वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। 3 साल का बेनिफिट लेना है तो, और तीन और अप्लाई करने के बाद अप टू अगर 3 years उसको वहाँ नहीं मिल रहा है, क्वार्टर अलॉट नहीं हो पाया है, तो 3 साल तक मिलेगा। या उससे पहले अगर क्वार्टर अलॉट हो गया है तो फिर वो वहाँ पे पुराना अलॉटमेंट जो है कैंसिल हो जाएगा। तो बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपको नए स्टेशन में अलॉटमेंट नहीं मिला हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिटेंशन रेलवे अकोमोडेशन और मेडिकल ग्राउंड बियॉन्ड परमिसिबल पीरियड एज स्पेशल केस। हमारे जो क्वार्टर रिटेंशन में अलग अलग जो बातें हैं उसमें लिखा हुआ है कि मेडिकल ग्राउंड में अगर बियॉन्ड लिमिट आपको परमिसिबल पीरियड की आपको रिटेंशन चाहिए तो फिर वो जाएगा, रेलवे बोर्ड के अप्रूवल्स में लगता है। Financial upgradation under MSCP scheme shall be given to next higher grade पे in accordance with the hierarchy in a cadre। तो मैंने बता चुका हूँ आपको। ये इसमें क्वेश्चन पूछा है जो कि ACP पे लागू होता है कि जो MSCP दिया जाता है वो क्या नेक्स्ट, इसको पढ़ लीजिए, नेक्स्ट हियरarchy ऑफ कैडर लिखा हुआ है लास्ट में। दोबारा मैं पढ़ देता हूँ, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर MSCP स्कीम shall be given to next higher grade in accordance with the hierarchy in the cadre। यही कैडर की जगह इन हियरarchy ऑफ लेवल कर दें हम तो सही हो जाएगा ये आंसर। और सिर्फ कैडर करने से यानी एक शब्द चेंज करने से आंसर चेंज हो जाता है। तो जब आप एग्जाम दें तो पूरा सवाल को, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें एंड तक कि एग्जैक्टली वो क्या पूछ रहा है। एक शब्द से आपका जो है आंसर चेंज हो जाएगा। तो इसमें कैडर पूछा है जो कि ACP में होता था, तो ACP स्कीम में आपको जो नेक्स्ट मिलता था ACP, वो नेक्स्ट हियरार्की ऑफ कैडर मिलता था। MSCP में नेक्स्ट हियरार्की ऑफ लेवल मिलता है। ये पहले GP था, ग्रेड पे होता था, ग्रेड पे का मिलता था, तो ये फॉल्स हो जाएगा। MSCP में नेक्स्ट हियरार्की ऑफ कैडर नहीं होता है, नेक्स्ट हियरार्की ऑफ लेवल मिलता है 7 PC में, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका। अगला है, मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी पेबल टू रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय 20 लाख है और DA 50% हो जाएगा, 25 लाख हो जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग साइज फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी रिटायरमेंट ग्रेजुटी मैंने आपको बताया था कि 5 साल है रिटायरमेंट ग्रेजुटी के लिए। एक सवाल किसी ने मेरे को पूछा था, मैं जस्ट बात कर दूं कि किसी कर्मचारी की 9 साल की सर्विस, हालांकि मैं सेटलमेंट में बता चुका हूँ, किसी आदमी जो पेंशन रूल 1993 में गवर्न है और किसी वजह से वो एब्सेंट की वजह से उसकी मान लीजिए 9 साल सर्विस है, अगर 10 साल से ऊपर निकलती है तो ऑब्वियसली DCIG मिलेगी, ग्रेजुटी मिलेगी, रिटायरमेंट ग्रेजुटी और पेंशन मिलेगा। लेकिन किसी की 9 साल है अगर, तो क्या मिलेगा? तो मैं बता दूं, जो रिटायरमेंट ग्रेजुटी के लिए मिनिमम जो सर्विस है 5 साल, तो रिटायरमेंट ग्रेजुटी मिलेगी और पेंशन के एवज में सर्विस ग्रेजुटी मिलेगी, तो दोनों मिलेगा उसको। तो रिटायरमेंट ग्रेजुटी भी मिलेगा और सर्विस ग्रेजुटी दोनों मिलेगा उसको अगर 9 साल की क्वालिफिकेशन है। लेकिन 9 साल से कम है, अगर 4 साल की सर्विस हुई उसकी, तो फिर रिटायरमेंट ग्रेजुटी नहीं मिलेगी, सिर्फ सर्विस ग्रेजुटी ही मिलेगी उसको। अगला क्वेश्चन है, द एंटायर ग्रेजुटी कैन बी विथहेल्ड इफ द एम्प्लॉय डज नॉट वेकेट द रेलवे क्वार्टर। सही है, अगर क्वार्टर अगर वेकेट नहीं करेगा तो उसकी जो है ग्रेजुटी जो है जब्त कर ली जाएगी, विथहेल्ड कर ली जाएगी। एन एम्प्लॉय हु हैड 36 years क्वालिफाइंग सर्विस डाइज व्हाइल इन सर्विस, हिज विडो इज एंटाइटल्ड टू डेथ ग्रेजुटी। तो डेथ ग्रेजुटी के बारे में पूछा गया है कि कर्मचारी जो है 36 साल की सर्विस हो चुकी थी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम जो रिटायरमेंट ग्रेजुटी होती है वो 16.5 मिलती है और डेथ ग्रेजुटी
मैक्सिमम 33 मंथ्स की जो पे है उसकी वो मिलेगी, सब्जेक्ट टू 20 लाख की जो सीलिंग है वो भी ध्यान रखा जाएगा। पेंशन स्कीम वाज नोटिफाइड, पेंशन स्कीम रेलवे में कब लागू हुआ? तो 16/11/57 से लागू हुआ, 16/11/57। फैमिली पेंशन स्कीम कब से लागू हुई? तो वो है 1164। ये आप डेट्स याद रख लीजिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। पेंशनर वुड बी एंटाइटल्ड टू हैव कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन रिस्टोर्ड टू देम ऑन एक्सपायरी ऑफ, तो पेंशन जो हमारा जो कम्यूटेशन कराते हैं, जो कि मैक्सिमम 40% कम्यूटेशन करा सकते हैं, वो वापस कब खत्म होता है? तो 15 साल के बाद आपका पेंशन जो है फुल पेंशन आपको मिलता है, कम्यूटेशन पूरा हो जाता है, तो नॉर्मल पेंशन आपकी रिस्टोर हो जाती है। विडो ऑफ रेलवे सर्वेंट हु हैज ऑप्टेड आउट ऑफ विडो पास स्कीम आर एलिजिबल फॉर विडो पास ऑन पेमेंट ऑफ। एक तो विडो पास स्कीम के मैं बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। ये हमारा एक पॉलिसी है, विडो पास स्कीम जो है 12/3/87 से लागू हुई थी, और उससे पहले मैंने जैसे बताया था कि 6 पीटीओ मिलते थे एम्प्लॉय को, रेलवे कर्मचारी को, चाहे गजेटेड हो नॉन गजेटेड हो, उसको विडो पास लेना हो 2 पीटीओ कम करने पड़ते थे, और उसके बाद मिलता था। लेकिन 12/3/87 यहाँ लिखा हुआ है नंबर 1 के अंदर इधर हमारा कि रेलवे सर्वेंट हु जॉइन सर्विस ऑन और आफ्टर 12/3/87 एंड आर कंपल्सरी गवर्न अंडर द स्कीम ऑफ विडो पास, स्कीम ऑफ द विडो पासेस आर एलिजिबल फॉर विडो पासेस। तो अब इसमें कंपल्सरी कर दिया है कि इसमें आप जो कर्मचारी 12/3/87 के बाद जो लोग आए हुए हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि अब उनको 4 ही पीटीओ मिलेंगे और उनकी वाइफ को विडो पास मिलेगा। तो यहाँ मैंने जो लास्ट टाइम बताया था कि टीएस ग्रांटेड कैजुअल लेबर को कितने पीटीओ मिलेंगे, मैंने बोला 6 मिलेंगे, तो उसके लिए देखिए 4 नंबर में लिखा हुआ लास्ट में, then this scheme will not apply to casual labor unless they are absorbed against the regular post till the casual labor या कैजुअल लेबर का मतलब ये होता है कि टीएस ग्रांटेड कैजुअल, क्योंकि कैजुअल लेबर को तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, टीएस ग्रांटेड जो कैजुअल लेबर है, till the casual labor are so observed they will continue to get 6 set of PTO in a year otherwise admissible to them instead of 4 set of PTO। तो जो टीएस ग्रांटेड सब्स्टिट्यूट या कैजुअल लेबर है, कैजुअल लेबर, उनको 6 पीटीओ मिलेंगे जब तक कि वो रेगुलर नहीं होते और उनके ऊपर विडो पास स्कीम लागू नहीं है। तो अगर टीएस ग्रांटेड एक्सपायर हो जाते हैं तो उनकी जो वाइफ है उनको पास नहीं मिलेगा विडो पास, ये बोलता है। तो ये स्कीम हमारी चालू हुई थी, विडो, ये क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि विडो पास स्कीम कब से लागू हुई, तो इसका आंसर है 12/3/87, 12 मार्च 1987। तो ये इसमें अब जो क्वेश्चन था हमारा था कि जो कई लोगों ने जो 12/3/87 से जो ऑप्शन मांगे गए थे कि आप विडो पास स्कीम में आना चाहते हैं नहीं आना चाहते, कई लोगों ने मना कर दिया था कि नहीं हम नहीं आना चाहते, वो 6 पीटीओ लेते रहे, वो फिर बाद में एक्सपायर हो गए। तो उनकी महिलाओं के लिए रेलवे ने ऑप्शन एक निकाला था कि 1 टाइम 2 सेट पीटीओ का जो नॉस्टल अमाउंट कुछ बनाया था उसको वो भर देंगे तो विडो पास स्कीम में ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए जो अमाउंट था वो 250 रुपीज था, तो 250 जमा करके जिन्होंने ऑप्ट नहीं किया था विडो पास स्कीम वो भी पास ले सकती हैं उनकी विडोज। As per new model SOP, a supervisor can sanction maximum 15 days leave in a calendar year to subordinate staff belong to safety category। इसमें जो रूल है वो मैं जरा सा एक बार बता दूं आपको मैं, लीव का जो हमारी एसओपी थी, इसमें शायद मैं लाना मिस कर गया हूं, मैं आपको जस्ट बता दूं आपको एसओपी जो हमारे लीव की है उसमें बता दूं कि जो सुपरवाइजर जो है उनको 15 दिन, जो सेफ्टी कैटेगरी जो सुपरवाइजर है उनको अपने सबोर्डिनेट के लिए 15 दिन अटैच स्ट्रेच कर सकते हैं नॉन सेफ्टी में, और सेफ्टी के अंदर जो है वो पूरे साल में 15 दिन छुट्टी दे सकते हैं, दोनों में अंतर है। तो ये यहाँ ये बता दूं इसमें, एज पर न्यू मॉडल सुपरवाइजर के सैंक्शन डेज लीव इन कैलेंडर ईयर टू सबोर्डिनेट स्टाफ बिलोंग टू सेफ्टी कैटेगरी, तो इन 15 दिन सेफ्टी कैटेगरी में सुपरवाइजर को पूरे साल में 15 दिन देने का पावर है, और नॉन सेफ्टी में 15 दिन अटैच स्ट्रेच दे सकते हैं, ये दोनों में डिफरेंस है, ये अब देख लीजिए आप। इन केस ऑफ पेटर्निटी लीव इज नॉट अवेल ऑफ, अगर पेटर्निटी लीव अवेल नहीं की है तो वो 6 महीने के बाद लैप्स हो जाएगी। इसको नियम दूसरा भी है कि कितने महीने में आपको अवेल करना है पेटर्निटी लीव, तो वो 6 महीने में करना है। सिमिलरली एडॉप्शन लीव को मैंने बताया था कि एडॉप्शन लीव कोई लेता है, एडॉप्शन के मामले में कोई रेल कर्मचारी जो मेल रेल कर्मचारी है पुरुष पेटर्निटी लेता है तो उसको भी 6 महीने का टाइम मिलेगा, 6 महीने में वो अवेल कर सकता है। The increment due on day during the leave period shall not be done till the employee resume duty। इसमें बोलता है कि कोई कर्मचारी है और
जो इंक्रीमेंट डेट ड्यू है, जैसे 1 जुलाई या 1 जनवरी, अगर वो छुट्टी पर है तो जब तक ज्वाइन नहीं करेगा, रिज्यूम नहीं करेगा, उसको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो ये सही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग लीव, आपका जो लीव जाने से इमीडिएटली पहले जो आप सैलरी ड्रा करे थे वो एंटायर लीव होगा। अगर कोई महिला है और मेटर्निटी लीव और उसकी कंटिन्यूएशन में चाइल्ड केयर लेके लेके 2 साल 3 साल तक भी नहीं आती है, तो भी वो जाने से पहले जो पे ड्रा कर रही थी वो पे एंटायर लीव उसका अगर 2 साल 2.5 साल भी होगा वही चलेगा, इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा उसको। लेकिन इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट जो है वो खत्म नहीं होगा, और जब भी ज्वाइन करेगी सारे इंक्रीमेंट उसको लग जाएंगे। तो ये एक नियम है, मैं बताता हूँ आपको। इन द ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट एलएपी शैल बी क्रेडिटेड टू द लीव अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय एट द रेट ऑफ, कोई भी कर्मचारी होता है वो कभी फरवरी मार्च कभी भी ज्वाइन करता है दिसंबर तक, तो क्या कैलकुलेशन है उसका, तो नॉर्मली हम जनवरी में 15 और जुलाई में 15 लगाते हैं, लेकिन कोई बिटवीन ईयर अगर ज्वाइन करता है तो हर महीने का उसको 2.5 के हिसाब से उसको मिलता है, 2.5 डेज हर महीने का उसको क्रेडिट किया जाता है। मैटरनिटी लीव इज एडमिसिबल इन केस ऑफ स्टिल बोर्न चिल्ड्रन, तो हाँ भाई मिलता है, स्टिल बोर्न चिल्ड्रन अगर पैदा होता है तो उसमें भी मैटरनिटी लीव का प्रोविजन है आपका। एप्लीकेशन इन केस ऑफ इन रेस्पॉन्स ऑफ यूपीएससी एडवर्टाइजमेंट विल नॉट काउंटेड अगेंस्ट द परमिसिबल फॉर, कोई भी कर्मचारी होता है उसको अगर एप्लीकेशन फॉरवर्ड करनी है अलग जॉब के लिए तो उसको मैक्सिमम 4 चांस मिलते हैं, और उन 4 चांसों में यूपीएससी के अगेंस्ट में जो एडवर्टाइज अप्लाई करता है उसको काउंट नहीं किया जाता, ये ट्रू है। अगला है 45, अलाउंस इन लियो किलोमीटर इज एडमिसिबल टू मेडिकल डिग्रीज ड्राइवर ड्राफ्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज और पावर कंट्रोलर, इसका अलाउंस है, इसका मैंने सर्कुलर लगाया था, मैं एक बार देख लूं जरा। सर्कुलर से कम हो गए। रेलवे बोर्ड ने एक 2000 सर्कुलर में 14/2004 आरबी नंबर निकाला था, जिसमें कहा गया था कि पहले तो मैं बता दूं एल के क्या होता है, अलाउंस इन लियो ऑफ किलोमीटर। अलाउंस लियो किलोमीटर जो होता है, कोई भी जो रनिंग स्टाफ होता है वो रनिंग ड्यूटी करता है या नॉन रनिंग ड्यूटी करता है। नॉन रनिंग ड्यूटी जैसे कोई स्टेशनरी पोस्ट पे काम कर रहा है, डीआर इंक्वायरी है, कोई दूसरी इंक्वायरी कर रहा है, मेडिकल में गया हुआ है, रिफ्रेशर पोस्ट उदयपुर में गया हुआ है, या किसी पोस्ट पे क्रू कंट्रोलर में कई लोग काम करते हैं, तो रनिंग स्टाफ जब काम कर रहा है तो उसको एल के मिलता है, जो भी इसका रेट है 161। लेकिन कई ऐसा केसेस देखने में आया है जिसमें रनिंग स्टाफ जो है मेडिकल डिक्लेयर हो गए हैं और वो वेटिंग फॉर पोस्टिंग में अल्टरनेट जॉब के लिए उस पर वेटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ मामले में रेलवे बोर्ड ने 2004 में सर्कुलर निकाला था कि जो मेडिकल स्टाफ है, दोज हु हैव बीन मेडिकली डिक्लेयर्ड दे आर सीज्ड टू बी रनिंग स्टाफ, देयरफॉर दे आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी बेनिफिट व्हिच आर एडमिसिबल टू रनिंग स्टाफ, कि कोई जो रनिंग स्टाफ होते हैं अगर एक बार मेडिकल डिक्लेयर हो जाते हैं तो फिर वो रनिंग स्टाफ का उनका स्टेटस खत्म हो जाता है और वो रनिंग स्टाफ को मिलने वाले कोई भी बेनिफिट के लिए हकदार नहीं है। अकॉर्डिंगली दे आर नॉट एलिजिबल फॉर ALK2। तो रनिंग स्टाफ एक मेडिकल डिक्लेयर्स हो गए हैं और पीसीआर सीसीआर में काम कर रहे हैं, तो उनका नॉर्मल केस में हम जो पे फिक्सेशन करेंगे हम स्टेशनरी पोस्ट का वो हम करेंगे, लेकिन उनको ALK नहीं दिया जाएगा। Option of for pay fixation of pay under Rule 1313 IRC Volume 2 is not as admissible to Group B officer on promotion to Group A senior scale on ad hoc basis। ये सवाल ये है कि कोई भी जो ग्रुप बी ऑफिसर होता है उसका आजकल तो लगभग बंद सा हो गया, एड हॉक बेसिस नहीं मिलता है, यूपीएससी क्लियरेंस के बाद ही रेगुलर मिल जाता है, लेकिन किसी पहले 2 4 साल पहले क्या होता था कि ग्रुप बी ऑफिसर होता था उनको सीनियर स्केल जो होता है एड हॉक पे मिल जाता था, सब्जेक्ट टू जो वैकेंसी के हिसाब से। तो ये रूल वैसे सब पे लागू होगा कि एडोक जो बेसिस पे जो प्रमोशंस होते हैं कोई भी, चाहे ग्रुप बी टू ऑफिसर जो सीनियर्स के जाते हैं या विद इन ग्रुप सी के अंदर भी एडोक प्रमोशन में फिक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वार्ड ऑफ ग्रुप डी स्टाफ आर एलिजिबल फॉर सीजी अपॉइंटमेंट इन ग्रुप डी ओनली, तो ये गलत हो जाएगा। कोई भी कर्मचारी ग्रुप डी का भी हो वो जो भी जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा सब्जेक्ट टू उसकी क्वालिफिकेशन और मेडिकल स्टैंडर्ड उसको वो कैटेगरी पोस्ट मिल जाएगी। ये अगला क्वेश्चन है एज पर लेटेस्ट पॉलिसी, ये पॉलिसी बीच में आई थी, अभी तो फिलहाल क्रिएशन बैन है। पूल ऑफ सरेंडर पोस्ट की एक पॉलिसी आई थी जिसमें सर डीआरएम को पहले तो सेफ्टी पोस्ट में दिया था, बाद में नॉन सेफ्टी में भी अलाउ कर दिया था कि 1:1 में एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये इस पे बैन है, तो पहले अलाउ किया था तो तब का ये पेपर मेरा बना हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन है कैंटीन इन डीआरएम ऑफिस इज नाउ स्टेटरी कैंटीन, तो मैंने आपको बता दिया था कि जो फैक्ट्री एक्ट में जो गवर्न होते हैं वो वहाँ पे स्टेटरी कैंटीन होती है, जो ये डीआरएम फैक्ट्री एक्ट में गवर्न नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ जो कैंटीन होती है वो नॉन स्टेटरी होती है। ये क्वेश्चन भी ओएस और HOR वेलफेयर इंस्पेक्टर में काफी पूछे जाते हैं।
इसी के साथ आज का जो मैंने पीरियड मेरा खत्म हो गया है। कोशिश की कि कुछ क्वेश्चंस के आपके साथ डिस्कस करूँ। నేను అనుకుంటాను మీకీ మీరు ఏదో నాకు తెలుగులో రాసాడు చాలా మీ మెథడ్ చాలా బావుంది. ఆబ్వియస్‌లీ అందరు తెలుగు వాళ్ళకి నచ్చిందేమో ఈ నా మెథడ్. ఇంకా తెలుగు వాళ్ళు నాకు प्लीज़ कमेंट చేయండి। मेरे को कई लोगों ने बताया कि सर ये आप पढ़ा रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमको, हल्के-फुल्के क्वेश्चन है लेकिन अच्छा लग रहा है। मैक्सिमम जो मैंने 2 वीडियो पहले बनाए थे, बहुत लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो मेरे को थोड़ी-सी मोटिवेशन मिला मुझे, तो मैंने कहा चलो मेरे पास जो कलेक्शन था वो शेयर करूँ, शायद इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए और आपको अच्छा लगे, फ़ायदा हो जाए। तो मेरी कोशिश यही है कि आप लोग सफलता हासिल करें, तो मेरी तरफ से शुभकामनाएँ एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।